2025 में निर्मला सीतारमण जी ने छक्का मार दिया, सीधा बाउंड्री के बाहर बॉल चला गया। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा, ये एक हिडन नुकसान जो है वो भी आपको समझने की जरूरत है और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूं। 1 लाख करोड़ रुपया जो लोगों के पास रह गया, जो टैक्स में चला जाता था, अब इस पैसे से लोग करेंगे क्या? तो लोग खर्चा करेंगे। जो चीज भी उन्होंने खरीदी उस पर तो उन्हें जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मिल गया। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो आज की तारीख में भारत सरकार पर 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। हाईलाइट खबर यह थी कि 12 लाख रुपए की इनकम तक अब कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो नॉन टैक्स जोन बन गया भारत देश, टेक्निकली देखा जाए। और इस बार का जो बजट बनाया गया है, सालाना खर्चे का जो बजट बनाया गया है, वो 50 लाख करोड़ का सालाना खर्चे का बजट बनाया गया है। अब खर्चा जो है वो 50 लाख करोड़ का है, लेकिन सालाना इनकम कितनी है गवर्नमेंट की? तो 35 लाख करोड़ रुपए की इनकम है। खर्चा 50 लाख करोड़ का है और सरकार की इनकम जो है वो 35 लाख करोड़ की है। तो ये 15 लाख करोड़ अब कहां से आएगा? तो पर पर्सन अगर ये कर्जा देखा जाए तो ये 1.25 लाख रुपए का पर पर्सन कर्जा आता है। इंडिविजुअल इंसान का कर्जा जो है, भारतीय के सर पर जो कर्जा है वो 1,25,000 रुपए का है। ये बजट पेश करने के बाद 1 करोड़ लोगों को टैक्स नहीं भरना होगा, यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने जनता को 1 लाख करोड़ रुपया बांट दिया है। लेकिन 12 लाख रुपए से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका टैक्स स्लैब क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज, लेकिन इस बार तो वापस से एक छक्का मार दिया, और वो छक्का यह है कि फॉरेन की कंपनी 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है और अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी जो है वो भारत में शुरू कर सकती है। दूसरा बड़ा फायदा गवर्नमेंट को बहुत बड़ा ये होने वाला है, अब इससे क्या होगा कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा बूम आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज़ पर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो आज का ये वीडियो जो है वो मैं बनाने वाला हूं बजट पर। थोड़ी देर के बाद, थोड़ा लेट मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये वीडियो जो है एक आम आदमी के लिए आसान भाषा में मैं बता दूंगा। जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए बजट के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दे दूंगा। भले ही थोड़ा सा लेट है, लेकिन काम का, बजट के ऊपर ये काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इस बजट, ये जो बजट आया, इस बजट की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ये जो बजट था, 78th बजट जो है निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। मोदी सरकार का ये 12वां बजट था और निर्मला सीतारमण जी का ये 8वां बजट था। लगातार उन्होंने जो है 8वां बजट इस बार जो है वो पेश किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, एक प्राउड मोमेंट है कि एक वुमेन ने, एक लेडी ने, लेडी पावर, उन्होंने एज अ फाइनेंस मिनिस्टर 8वां बजट उन्होंने पेश किया है। और इस बजट की खासियत ये थी, हाईलाइट खबर ये थी कि 12 लाख रुपए की इनकम तक अब कोई टैक्स पे नहीं करना है। मतलब भारत, मैं बोल सकता हूं एक तरीके से अब जो है वो जैसे दुबई जो है नॉन इनकम टैक्स जोन है, करीबन वैसा ही बन गया है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग जो है वो, उनकी इनकम जो है वो वैसे अगर देखा जाए तो भारत की पर पर्सन एवरेज इनकम जो है वो 2 लाख, करीबन 2-2.25 लाख रुपए पर पर्सन एवरेज इनकम है। तो लोग तो, और 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं है, तो नॉन टैक्स जोन बन गया भारत देश, टेक्निकली देखा जाए। देखो, अगर हिस्ट्री में हम लोग जाके देखें कि कितने कौन कौन से बजट में कहां तक जो है इनकम पर टैक्स की छूट थी, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 2005 में जो बजट आया था उसमें 1 लाख रुपए तक की इनकम तक टैक्स की छूट थी। 2012 में जो बजट आया उसमें 2 लाख रुपए तक की इनकम तक टैक्स की छूट थी। 2014 में जो बजट आया उसमें 2.5 लाख रुपए तक टैक्स की जो है वो छूट थी। 2019 में जो बजट आया उसमें 5 लाख रुपए तक टैक्स की जो है वो छूट थी। 2023 में जो टैक्स बजट आया उसमें 7 लाख रुपए तक जो है वो टैक्स की छूट थी। और 2025 में निर्मला सीतारमण जी ने छक्का मार दिया, सीधा बाउंड्री के बाहर बॉल चला गया और 12 लाख रुपए तक की इनकम तक जो है निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स की छूट दे दी है। थोड़े से फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। आज की तारीख में भारत की जीडीपी जो है वो 324 लाख करोड़ की जीडीपी भारत देश की है। और इस बार का जो बजट पेश हुआ है, उस बजट में बजट बनाया गया है, सालाना खर्चे का जो बजट बनाया गया है वो 50 लाख करोड़ का सालाना खर्चे का बजट बनाया गया है।
अब खर्चा जो है वो 50 लाख करोड़ का है, लेकिन सालाना इनकम कितनी है गवर्नमेंट की? तो 35 लाख करोड़ रुपए की इनकम है। खर्चा 50 लाख करोड़ का है और सरकार की इनकम जो है वो 35 लाख करोड़ की है। तो ये 15 लाख करोड़ अब कहां से आएगा? तो 15 लाख करोड़ जो है सरकार जो है वो कर्ज लेगी और कर्ज लेकर 50 लाख करोड़ रुपया जो है वो सालाना खर्च करेगी। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो आज की तारीख में भारत सरकार पर 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। किस पे कर्ज है? तो भारत सरकार पर 181 लाख, भारत पर 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब अगर भारत पर 181 लाख करोड़ का कर्ज है तो किस पर है? भारत मतलब कौन है? तो हम ही सब लोग हैं। भारत के लोग जो है वही तो भारत है। तो पर पर्सन अगर ये कर्जा देखा जाए तो ये 1.25 लाख रुपए का पर पर्सन कर्जा आता है। इंडिविजुअल इंसान का कर्जा जो है, भारतीय के सर पर जो कर्जा है वो 1,25,000 रुपए का है। अब आप ये सुन के हैरान हो गए होंगे, अरे यार मेरे ऊपर तो सरकार ने 1.25 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा दिया। अगर आप चाइना के लोगों पर देखें तो ये कर्जा पर पर्सन, चाइना के लोगों पर कर्जा जो है वो 9 लाख रुपए का है। अमेरिका के लोगों पर देखें तो पर पर्सन अमेरिकन पर जो कर्जा है वो 90 लाख रुपए का कर्जा है। तो भारत का कर्जा जो है पर पर्सन बहुत कम है। जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज इनकम ऑफ द पीपल इन इंडिया, लोगों की एवरेज इनकम जो है वो 2,12,000 रुपए लोगों की एवरेज इनकम है। तो दायरा भी बहुत दूर है, यानी कि आप बिंदास टैक्स फ्री इनकम को एंजॉय करो। 2 लाख रुपए एवरेज इनकम है भारत देश के निवासियों की, तो 12 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं है। आप जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाते जाइए, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बहुत कम लोग हैं जो 12 लाख के ऊपर आते हैं और उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। थोड़ा सा फैक्ट आपको और जानने की जरूरत है इससे पहले कि हम अपने बजट में निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला है। थोड़ा सा और चीजें फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखिए, आज की तारीख में भारत की जो आबादी है वो 145 करोड़ भारत में लोग रहते हैं, जिसमें से 145 करोड़ लोग भारत में हैं, जिसमें से 2.81 करोड़ लोग जो हैं वो टैक्स पेयर हैं। कितने हैं? ये बजट पेश करने से पहले 2.81 करोड़, करीबन 3 करोड़ लोग जो हैं भारत देश में टैक्स पेयर हैं। लेकिन अब ये बजट पेश करने के बाद 1 करोड़ लोगों को टैक्स नहीं भरना होगा, जो जिनकी इनकम जो है वो करीबन 7 लाख के ऊपर थी और वो टैक्स पे करते थे। अब इस बजट के बाद 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि टैक्स उन्हें बिल्कुल नहीं भरना होगा। अभी ये 1 करोड़ लोगों का टैक्स गवर्नमेंट को कितना नहीं आने वाला है इस साल, अगले साल भारत गवर्नमेंट को टैक्स से जो पैसा आने वाला था वो कितना कम हो गया इस टैक्स की छूट देने की वजह से? तो वो है 1 लाख करोड़। यानी कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने जनता को 1 लाख करोड़ रुपया बांट दिया है। इतना पैसा गवर्नमेंट को कम आएगा। तो पिछले साल जो पैसा कलेक्ट हुआ था टैक्स से वो करीबन 10.5 लाख करोड़ था, तो उसमें से अब गवर्नमेंट को अगले साल 1 लाख करोड़ कम आएगा। यानी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन जो है वो 9.5 लाख करोड़ का, मतलब 10.5 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ जो है वो कम हो जाएगा टैक्स से कलेक्शन, इनकम टैक्स का कलेक्शन जो है वो कम हो जाएगा। अब देखिए, भारत देश को 1947 से अगर गिना जाए तो 2047 में भारत देश को 100 साल पूरे होते हैं और हमारे गवर्नमेंट की ये योजना है कि 2047 में भारत देश जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन जाना चाहिए, एक विकसित कंट्री बन जाना चाहिए। और अगर भारत देश को विकसित कंट्री बनना है 2047 तक, तो भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 8% से, लगातार हर साल 8% से अगर भारत की जीडीपी ग्रो होती है तो ही भारत देश जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। लेकिन आज की तारीख में भारत की जीडीपी जो है वो करीबन 6.5% है। तो जीडीपी को बढ़ने की जरूरत है। कैसे जीडीपी बढ़ेगी उस पर आते हैं, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि निर्मला सीतारमण जी का ये बजट क्या था। तो निर्मला सीतारमण जी की जो एंट्री है वो बजट देने के लिए होती है मधुबनी साड़ी में। ये भी बहुत हाईलाइटेड बात हुई कि निर्मला सीतारमण जी की एंट्री बजट देने के लिए मधुबनी साड़ी में हुई। ओके, और ये साड़ी उन्हें जो है दुलारी देवी जी ने भेंट की थी। दुलारी देवी जी ये बिहार से हैं और मधुबनी आर्ट में उनकी मास्टरी है। दुलारी देवी जी को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है उनके इस कला के ऊपर, और ये जो काम करती हैं इस काम के ऊपर, इस कला के ऊपर उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। तो उन्होंने भेंट की उन्हें मधुबनी साड़ी,
और ये बात जो है मधुबनी साड़ी की बात जो है ये बहुत चर्चित हुई। ये जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया इसे बहुत सराहा जा रहा है, इसकी बहुत तारीफ हुई है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम उन्होंने टैक्स फ्री कर दी है भारत देश के लोगों के लिए। और जो व्यक्ति जॉब करता है उसके लिए 12,75,000 रुपए तक की इनकम जो है वो टैक्स फ्री हो गई है, क्योंकि एक एम्प्लॉय को अगर उसकी इनकम 12,75,000 है तो 75,000 रुपए उसकी इनकम नहीं मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी इनकम 12 लाख रुपए ही है, उसको एक डिडक्शन दे दिया है कि भाई 75,000 रुपए की इनकम का आपको डिडक्शन है, आपको मिल तो रही है लेकिन हम 12 लाख रुपए इनकम ही मानेंगे। तो 12,75,000 रुपए तक की इनकम एक अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसके लिए टैक्स फ्री हो गई, और बिजनेस कर रहा है तो 12 लाख रुपए की इनकम जो है उसके लिए टैक्स फ्री हुई। ये एक चीज समझ में आ गई। लेकिन 12 लाख रुपए से आपकी इनकम ज्यादा है तो आपका टैक्स स्लैब क्या होगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। 12 लाख से 16 लाख रुपए की इनकम का जो टैक्स स्लैब है उस पर आपको 15% का टैक्स देना होगा। 16 लाख से 20 लाख रुपए की इनकम का जो टैक्स स्लैब है उस पर आपको 20% का टैक्स देना होगा। 20 लाख से 24 लाख की इनकम का जो टैक्स स्लैब है उस पर आपको 25% का टैक्स देना होगा, और 24 लाख के ऊपर आपकी इनकम है उस पर आपको 30% का टैक्स देना है। तो ये जो है इनकम के ऊपर जो टैक्स है उसके ऊपर, और यही मेन विषय था इस बार के बजट का। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की रेंटल इनकम आती है तो इस बजट के पहले 2,40,000 रुपए तक आपकी रेंटल इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था, लेकिन अब वो बढ़ा दिए, 2,40,000 से बढ़ाकर अब वो 6 लाख रुपए कर दिए। यानी कि अब आपको 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें जो इंटरेस्ट इनकम आ रही थी 50,000 रुपए तक, पहले वो टैक्स फ्री थी, जिसे अब दुगुना करके 1 लाख रुपए की इनकम तक इंटरेस्ट की इनकम तक उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना है। देखिए जितने भी बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं, इस बेनिफिट को ये आप पर लागू होंगे, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं 1 अप्रैल के बाद। आपको जो भी इनकम आने वाली है उस इनकम पर ये सारे बेनिफिट जो है वो लागू होने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज़ फाइनेंशियल सेक्टर के लिए यह है कि गवर्नमेंट जो है वो लगातार इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। भले ही इंश्योरेंस के रूल्स रेगुलेशन हो या इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा, उस पर बहुत जोर दे रही है। तो इस हर बार अगर आप बजट में देखोगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है। पिछले बार जो है वो 74% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया था कि फॉरेन की कंपनी भारत देश में 74% इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और 26% जो है किसी भारतीय कंपनी को साथ में लेकर एक इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर सकती है। लेकिन इस बार तो वापस से एक छक्का मार दिया, और वो छक्का ये है कि फॉरेन की कंपनी 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है और अपनी इंडिपेंडेंट कंपनी जो है वो भारत में शुरू कर सकती है। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को भारत देश में आते हुए देखेंगे, क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंटली भारत देश में अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो शुरू कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो बजट का है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो है इस बजट में निकल के आया कि अब आप भारत देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत देश जो है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हर बजट में जो है इस पर काम कर रही है, और इस बजट में भी 11 लाख करोड़ रुपए का अलोकेशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ है। तो ये पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड डेवलपमेंट के लिए होगा, रेलवे डेवलपमेंट के लिए होगा, एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए होगा, और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका इस्तेमाल एक आम आदमी करता है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा 11 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो अलोकेट हुआ है। अगर यहां पर एक समरी देख लेते हैं हम लोग कि ये जो इनकम पर टैक्स की छूट मिली है इसमें एक्चुअली में बेनिफिट कितना हो रहा है, तो 12 लाख रुपए तक की इनकम जो है आपको टैक्स फ्री हो गई। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको 80,000 रुपए तक का अब फायदा होने वाला है। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो आपको 30,000 रुपए तक का जो है आपको टैक्स की छूट मिलने वाली है बिकॉज ऑफ दिस टैक्स। और अगर आपकी इनकम जो है वो 24 लाख रुपए है
तो आपको 1,10,000 रुपए की टैक्स की आपको छूट मिल गई बिकॉज ऑफ दिस टैक्स। अब देखिए, आप इसे गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं या फिर इसे बाय डिफॉल्ट बेनिफिट भी बोल सकते हैं। इसे क्यों कहते हैं कि छक्का मार दिया? छक्का मार दिया इसे क्यों कहते हैं कि इसमें जो है गवर्नमेंट का 1,00,000 करोड़ रुपए का टैक्स कम आएगा, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा इसका फायदा भी होने वाला है। यानी कि इसमें यह विन विन गेम हो गया। एक्चुअली में दिस इज अ विन विन गेम। इसीलिए मैं कहता हूं कि छक्का ऐसा मारा जो सीधा बाउंड्री के बाहर गया है। कैसे ये एक विन विन गेम है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, लोगों का बहुत सारा पैसा जो है वो टैक्स के थ्रू बच जाएगा। 1,00,000 करोड़ रुपया जो है वो मार्केट में रह जाएगा, लोगों के पास में रह जाएगा। तो ये पैसे का होगा क्या? लोग क्या करेंगे ये पैसे का? 1,00,000 करोड़ रुपया जो लोगों के पास रह गया, जो टैक्स में चला जाता था, अब इस पैसे से लोग करेंगे क्या? तो लोग खर्चा करेंगे। लोग खर्चा करेंगे तो जब खर्चा करेंगे तो जो चीज भी उन्होंने खरीदी उस पर तो उन्हें जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो मिल गया। लोगों के पास चीज भी आ गई और गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स भी मिल गया। ये देखिए, पहला जो है वो गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी, या फिर गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट बेनिफिट इसका होने वाला है कि लोगों को भी फायदा हो गया और इनडायरेक्ट जीएसटी के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल गया। अब दूसरा बड़ा फायदा गवर्नमेंट को बहुत बड़ा ये होने वाला है, वो ये है कि देखिए, अब पहले जो लोग, कोई भी एक व्यक्ति है, वो अपनी इनकम टैक्स फाइल कहां तक करता है? जहां तक उसको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। एक आम इंसान जो है, वो एक बिजनेसमैन जो है, वहां तक अपनी टैक्स जो है वहीं तक फाइल करता है, क्योंकि उसके आगे उसको टैक्स पे करना है, तो वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता है। अब एक आम इंसान को 12 लाख, सीधा 5 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए का फायदा है कि वहां तक उसको जो है बढ़ा सकता है, कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। तो सीधा एक बिजनेसमैन जो है वो अपनी इनकम जो पहले 7 लाख तक दिखाता था, अब सीधी 12 लाख रुपए तक दिखाएगा, क्योंकि वहां तक उसको कोई टैक्स ही नहीं है। और क्यों दिखाएगा? एक तो उसको बिना कोई टैक्स पे किए उसकी इनकम 5 लाख रुपए बढ़ गई ऑन पेपर, और वो 12 लाख रुपए की इनकम उसके आईटीआर में बढ़ गई, तो उसको लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अपनी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बड़ी इनकम पर उन्हें क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएगा, या क्रेडिट कार्ड की लिमिट ज्यादा मिलेगी। तो लोग अपनी इनकम को सीधा 7 लाख से बढ़ाकर अब 12 लाख रुपए कर देंगे। तो 5 लाख रुपए की लोगों की इनकम बढ़ गई, जिससे कि उनको लोन मिलने वाला है, क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है। तो अब भारत देश के लोगों की पर कैपिटा इनकम सीधी बढ़ जाएगी। ऑन पेपर भारत की इनकम जो है वो बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। पहले जो 2 लाख रुपए थी, अब वो बढ़ जाएगी। तो दुनिया की नजर में भारत जो है और डेवलप्ड कंट्री होगा। यहाँ के लोग जो है, जो पहले दिख रहे थे कि गरीब हैं, वो अब दिखने लग जाएंगे, अरे ये तो पैसे, ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो भारत एक थोड़ा सा और रिच कंट्री दिखाई देगा लोगों के सामने। तो और रिच कंट्री दिखाई देगा तो भारत को जो लोन मिलता है वो और ज्यादा मिलने लगेगा, क्योंकि अब हमारे ऑन पेपर गवर्नमेंट जो है ऑन पेपर और स्ट्रांग हो गया कि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। तो जो विदेशों से लोन लेने की जो हमारी क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है ना? तो अब हुआ क्या इसमें? तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हो गए। एक तो लोन लेने की क्षमता बढ़ गई, चलो ठीक है, लेकिन भारत की छवि भी बढ़ गई। अब हम जो है वो और जो है वो रिच कंट्री दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी हो गई। और दूसरी चीज क्या है कि लोगों का अब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। पहले जो है लोग अब लोग जो है वो खर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या है कि जो 1,00,000 करोड़ रुपया बच गया लोगों के पास, वो लोग खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ा तो अब भारत की जीडीपी जो है, जीडीपी को तो बढ़ाना है, मेन चीज क्या है, जीडीपी को बढ़ाना है। अब जीडीपी कैसे बढ़ती है? जब कंजम्पशन बढ़ता है, खर्चा बढ़ता है, तो जीडीपी बढ़ती है। तो 6.5% की जीडीपी को 8% तक लेके जाने के लिए कंजम्पशन बढ़ाना होगा, खर्चा बढ़ाना होगा, जिसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है। तो अब भारत की जीडीपी बढ़ेगी, भारत की जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम जो है ज्यादा दिखाई दे रही है, जबरदस्त। तो जीडीपी बढ़ेगी तो भारत जो है वो एक विकसित देश की तरफ जो है वो आगे बढ़ने चालू हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि लोग खर्चा किस में कर रहे हैं। लोग क्या करेंगे? एफएमसीजी प्रोडक्ट में खर्चा करेंगे। पहले घर का खर्चा जो है, फॉर एग्जांपल अगर 5,000 रुपए है तो अब 8,000 रुपए कर देंगे या 7,000 कर देंगे। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट में जो है बहुत ज्यादा डिमांड आ जाएगी। लोग क्या करेंगे? गाड़ियां लेना शुरू कर देंगे। मोटरसाइकिल पर चलते थे तो अब 4 व्हीलर तक आने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि ऑटो सेक्टर जो है उसमें बूम आएगी, एफएमसीजी में बहुत ज्यादा बूम आ जाएगी। अब बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि भारत जो है ना वो एक सेविंग मेंटालिटी का यहाँ पर जो लोग ज्यादा है, तो लोग जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो पैसा बच गया उसमें से बहुत सारा पैसा जो है इन्वेस्टमेंट होगा। कहाँ होगा? शेयर मार्केट में होगा, म्यूचुअल फंड में होगा। तो लोग यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे।
अब इससे क्या होगा कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगी, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगी, बैंक्स में पैसा आ जाएगा, लोग बैंक में पैसा रखेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट में आप देखोगे शेयर मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगी। शेयर मार्केट में हर तरह की कंपनी होती है, तो हर तरह के सेक्टर में बिकॉज वहाँ पे पैसा आ रहा है तो हर तरह के सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा बूम आ जाएगी। तो आप क्या देखोगे, बिकॉज ऑफ दिस भारत देश जो है, ये जो 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो खर्चा होगा, वो इन्वेस्टमेंट होगा, तो भारत देश जो है ना आपको बहुत ज़्यादा डेवलप्ड दिखाई देगा। तो पूरे दुनिया की नज़र जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया में आ जाएगी। तो बहुत अलग तरीकों से गवर्नमेंट को वो पैसा मिलेगा। इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटेजी है, या इसको बाय डिफॉल्ट बोल दो, ये सारी चीज़ें, ये एक विन विन सिचुएशन का जो है यहाँ पे क्रिएट हो रही है। अब ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं, ये सारी फायदे की बात की, लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा, ये एक हिडन नुकसान जो है वो भी आपको समझने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वो ये होगा कि क्योंकि अब कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन करेगा कौन? जिनको फायदा हुआ है। फायदा किसको हुआ है? जिनकी 12 लाख रुपए की इनकम है। तो किन की 12 लाख रुपए की इनकम है? 9 लाख रुपए की, 10 लाख। तो एक मिडिल क्लास रेंज के लोग जो है वो खर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पैसा एंड ऑफ द डे उनका बचा है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनकी इनकम लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं भारत के अंदर, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, शेयर मार्केट बढ़ेगा, लोग कंजम्पशन बढ़ेगा लोगों का, तो चीजों की डिमांड बहुत बढ़ जाएगी। फिर वह चाहे प्रॉपर्टी हो या एफएमसीजी प्रोडक्ट हो या ऑटो हो, इन सब चीज का कंजम्पशन अब बढ़ने वाला है। तो इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब डिमांड जब बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो होगा क्या? तो चीजों का भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन अब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और इन्फ्लेशन जब बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो इसका प्रभाव जो है वो मिडिल क्लास पर कम और लोअर मिडिल क्लास लोगों पर बहुत ज्यादा आएगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, चीजों की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये एक डेंजरस साइन है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो मैंने फायदे की भी बात की, मैंने नुकसान की भी बात की, और मैंने फैक्ट की भी बात की, मैंने हिस्ट्री भी बताया। अब इस बजट को बिहार का बजट कहा जा रहा है, तो वो क्यों कहा जा रहा है, तो उसके ऊपर भी एक नज़र मार लेते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिहार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर जोर दे रही है। आईआईटी पटना इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डालने वाली है। बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनाने पर इन्वेस्टमेंट होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का वहाँ पर निर्माण होगा, जिसमें खर्चा होगा। मिथिलांचल क्षेत्र को और ज़्यादा विकसित करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। मखाना बोर्ड को बनाने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ताकि मखाना की जो वहाँ पर जो प्रोड्यूसिंग होती है, करीबन 85% प्रोड्यूस मखाना जो है, जो एक तरह का ड्राई फ्रूट है, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो उसको थोड़ा उस चीज़ को सिस्टमैटिक करने के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जिसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो देखिए, ऑल टुगेदर मैंने आपको इस बजट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो कि आप देखेंगे, अगर गौर करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक आम इंसान को जानने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूँ कि ये बजट आपको अच्छा लगा होगा, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर वाकई में आपको ये यूज़फुल वीडियो लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आपको ऐसा लगता है जिन लोगों को इस वीडियो की, इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनके साथ में आप शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मेरे इस वीडियो को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।